सेम एज एवर, जो कभी नहीं बदलता उसके लिए मार्गदर्शिका। मॉर्गन हाउसेल। कभी ना बदलने वाली चीज़ों के बारे में 23 लघु कहानियाँ। परिचय। मैंने एक बार वॉरेन बफेट के एक करीबी व्यक्ति के साथ लंच किया। ये व्यक्ति, चलिए इसे हम जिम के नाम से संबोधित करते हैं, जेस का वास्तविक नाम नहीं है, वर्ष 2009 के उत्तरार्ध में बफेट के साथ ओमाहा नेब्रास्का के आसपास के क्षेत्र में ड्राइव कर रहा था। उस वक्त ग्लोबल अर्थव्यवस्था एकदम कमज़ोर हो चुकी थी और ओहामा भी उसके दुष्प्रभाव से अछूता नहीं था। स्टोर बंद थे और व्यापारों पर ताले लग रहे थे। जिम ने वॉरेन से कहा, इस वक्त स्थिति कुछ ज़्यादा ही खराब है, अर्थव्यवस्था इससे कभी उबर नहीं पाएगी। बफेट ने कहा, जिम, क्या तुम जानते हो कि वर्ष 1962 की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंडी बार कौन सी थी? जिम ने कहा, नहीं तो। बफेट ने कहा, स्निकर्स। और क्या तुम जानते हो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कैंडी कौन सी है? जिम ने एक बार फिर कहा, नहीं, स्निकर्स। बफेट ने कहा। उसके बाद एक चुप्पी और बस बातचीत वहीं समाप्त हो गई। इस पुस्तक में लघु कहानियाँ प्रस्तुत हैं जो उन चीज़ों के बारे में हैं जो निरंतर बदलती दुनिया में भी कभी नहीं बदलती हैं। इतिहास ऐसे अचंभों से भरा पड़ा है जिनसे कभी रूबरू होने का मानव को दूर दूर तक अभाव मात्र भी न था, परंतु यही इतिहास कभी न खत्म होने वाली बुद्धिमत्ता से ओतप्रोत भी है। अगर आप आज से 500 वर्ष पूर्व या आज से 500 वर्ष आगे की समय यात्रा करें तो आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि तकनीक और चिकित्सा कितनी बदल गई है। भू राजनीतिक व्यवस्था का आपके लिए कोई मतलब नहीं होगा। भाषा और बोली आपको शायद पूर्णतः अजीब लगेगी, पर आप ये भी देखेंगे कि लोग लालच और डर के शिकार हो रहे हैं, जैसे कि वे हमारी वर्तमान दुनिया में करते हैं। आप लोगों को उन तरीकों से जोखिम, ईर्ष्या और राजनीतिक संबद्धता से प्रेरित देखेंगे जिनसे आप परिचित हैं। आप अति आत्मविश्वास और दूरदर्शिता देखेंगे जो आपको आज के लोगों के व्यवहार की याद दिलाएगा। आप ऐसे लोगों को पाएंगे जो सुखी जीवन का रहस्य और निश्चितता, जो कि वास्तव में है ही नहीं, खोजते नजर आएंगे, जिनसे आप स्वयं पूर्णतः वाकिफ हैं। जब किसी अपरिचित दुनिया में ले जाया जाता है तो आप कुछ क्षणों के बाद लोगों का व्यवहार देखेंगे और कहेंगे, आह, मैंने इसे पहले भी देखा है। सब कुछ एकदम पहले सा, सेम एज एवर। परिवर्तन हमारा ध्यान आकर्षित करता है क्योंकि ये आश्चर्यजनक और रोमांचक होता है, लेकिन मानव की वह प्रवृत्ति जो कभी नहीं बदलती इतिहास का सबसे सशक्त पाठ है, क्योंकि वे पूर्वावलोकन करते हैं कि भविष्य में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। आपका भविष्य, सबका भविष्य, ये मायने नहीं रखता कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, आपकी उम्र क्या है, आप कितना पैसा कमाते हैं। ये मानव व्यवहार के शाश्वत पाठ हैं जो उन महत्वपूर्ण चीज़ों में से हैं जो आप अपने जीवन से सीख सकते हैं। ये एक सरल विचार है, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना बहुत आसान है, और एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से समझ पाने के योग्य होंगे। ये समझ पाने के योग्य होंगे कि विश्व जैसा है वैसा क्यों है, और विश्व में आपके लिए क्या संचित है, इसके बारे में अधिक सहज हो जाएंगे। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक बार कहा था कि अक्सर ये पूछा जाता है कि आने वाले 10 वर्ष में क्या बदलने वाला है। मुझे कभी भी ये प्रश्न समझ नहीं आता है। अगले 10 वर्ष में भला क्या नहीं बदलेगा, उन्होंने कहा। और मैं आपके समक्ष ये विचार पेश करूँगा कि दूसरा प्रश्न वास्तव में इन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है। जो चीज़ें सतत और अर्थात वह चीज़ें जो समय के साथ कभी नहीं बदलती, वह महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये आपके पूर्ण विश्वास दिलाती हैं कि भविष्य को कैसा आकार देंगी। बेजोस ने कहा कि ऐसे भविष्य की कल्पना असंभव है जिसमें कि अमेज़न ग्राहक कम कीमतें और शीघ्र शॉपिंग ना चाहेंगे, तो जेफ उन चीज़ों में प्रचुर निवेश कर सकते हैं। यही विचारधारा जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। मुझे इस बात का जरा भी भान नहीं है कि शेयर बाज़ार अगले वर्ष
या फिर किसी भी वर्ष कैसा रुख लेगा, पर मैं यकीनन तौर पर लोगों में विद्यमान डर और लालच की कभी ना बदलने वाली प्रवृत्ति से वाकिफ़ हूँ। तो ये होगी वह चीज़ जिस पर विचार करने में मैं अपना समय व्यय करूँगा। मुझे कोई भान नहीं है कि राष्ट्रपति का अगला चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि जनजातीय पहचान के प्रति लोगों का व्यवहार किस तरह उनकी सोच को प्रभावित करता है, जो आज भी वैसा ही है जैसे 1000 साल पहले था और आज से 1000 साल बाद भी वैसा ही होगा। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि अगले दशक में कौन से व्यापार का बोलबाला होगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बिजनेसमैन लीडर्स कैसे सफलता को अपने सिर पर हावी होने देते हैं, आलसी और हकदार बन जाते हैं, अंत अपनी बढ़त खो देते हैं। ये कहानी सैकड़ों वर्षों में कभी नहीं बदली और ना ही कभी बदलेगी। दर्शन शास्त्रियों ने इस विचार पर चर्चा करने में लगा दिया है कि आपकी ये जो ज़िंदगी है, ये अनगिनत प्रारूपों में आपके समक्ष खुल सकती थी, और आप जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं बस उन अनगिनत प्रारूपों में एक विशेष प्रारूप है। अब अगर ध्यान से सोचा जाए तो ये कितना अजीब विचार है, और यही विचार अब इस प्रश्न की ओर ले जाता है, इन काल्पनिक प्रारूपों में वह कौन सी चीज़ है जो हर प्रारूप में सत्य होगी। केवल इसी एक में नहीं, स्पष्ट है कि ये सार्वभौमिक सत्य ही केंद्र बिंदु में लाने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि यह परिस्थिति, भाग्य या किसी दुर्घटना पर निर्भर नहीं है। उद्यमी एवं निवेशक नवल रविकांत इस बात को कुछ इस तरह से कहते हैं, 1000 समानांतर ब्रह्मांडों में आप 999 में एक धन्यवान व्यक्ति होना चाहते हैं। आप ऐसा नहीं चाहते कि उनमें से 50 में आपका भाग्य आपके पक्ष में हो और आप धन्यवान हो जाएं। इसलिए आप इसमें से भाग्य के घटक को निकाल देना चाहते हैं। मैं कुछ इस तरह से जीना चाहता हूँ कि अगर मेरा जीवन मुझे 1000 प्रारूपों में मिले, नवल 999 प्रारूपों में सफल हो, तो ये पुस्तक इस बारे में है 1000 समानांतर ब्रह्मांडों में ऐसी क्या चीज़ है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में सत्य होगी। निम्नलिखित 23 अध्यायों में से प्रत्येक को स्वतंत्र रूप से पढ़ा जा सकता है, इसीलिए किसी भी अध्याय को छोड़कर अपनी इच्छा अनुसार कोई अध्याय चुनने में कोई हानि नहीं है। इन सभी अध्यायों में से एक चीज़ सामान्य है, वह है मेरा विश्वास कि इनमें से हर एक विषय आज से 100 वर्ष बाद भी उतना ही प्रासंगिक होगा जितना कि आज से 100 वर्ष पहले था। कोई भी अध्याय लंबा नहीं है और इसके लिए आपका स्वागत है। इनमें से बहुत से अध्याय कोलैबोरेटिव फंड के दौरान मेरे लिखे ब्लॉग में से लिए गए हैं, जहां पर मैं धन्य इतिहास और मनोविज्ञान के परिसर परिच्छेदन पर लिखता हूं। कहानी नंबर 1, धागे से लटका हुआ। अगर आप ये जानते हैं कि हम कहाँ थे, तो आप ये पाएंगे कि हमें अंदाज़ा तक नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ ये जानना है कि ये विश्व किस हद तक एक धागे से लटका हुआ है। इतिहास में कुछ बहुत बड़े और अहम परिणाम लाने वाले बदलाव मात्र एक संयोजित, विचारहीन मुठभेड़ या निर्णय के कारण हुए जो जादू या तबाही का कारण बने। लेखक टिम अर्बन ने एक बार लिखा था, अगर आप अपने जन्म के पहले के समय में जाएं, तो आप कुछ भी करने से पहले बहुत डरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि वर्तमान की छोटी छोटी हरकतें भी भविष्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। कभी ना भूलने वाला सत्य। आइए मैं आपको एक व्यक्तिगत कहानी बताता हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि मेरी इस विषय में रुचि कैसे उजागर हुई। मेरा बचपन झील तराहों में स्की रेसिंग करते हुए गुजरा है। मैं सैक्वा वैली स्की टीम में था और ये एक दशक तक मेरे जीवन का केंद्र थी। मेरी स्की टीम में कुछ 1 दर्जन धावक थे। वर्ष 2000 के शुरू होने तक हम किशोर अवस्था में पहुंच चुके थे और हम में से अधिकतर अपना समय एक साथ व्यतीत करते थे। हम एक सप्ताह में 6 दिन, एक वर्ष में 10 महीने विश्व के उस भाग्य में जहां बर्फ़ मिलती है यात्रा करके पहुंचकर स्की करते थे। मैं उनमें से अधिकांश से करीब नहीं था। हम कुछ ज़्यादा ही समय एक साथ व्यतीत करते थे
पर आपस में बिल्लियों की तरह लड़ते थे। पर हम में से 4 बहुत ही अभिन्न मित्र बन गए थे। यह कहानी उनमें से ही 2 मित्रों की है, ब्रैंडन एलन एंड ब्रायन रिचमंड। 15 फरवरी 2001 के दिन हमारी टीम अभी अभी कोलोराडो में एक रेस से वापस आई थी। हमारे घर जाने वाली उड़ान में अभी देरी हो गई थी, क्योंकि झील ताहों में एक ऐसा तूफान आया था जो वहाँ के मापदंड से भी हैरान करने वाला था। आप स्की नहीं कर सकते अगर नई बर्फ़ की परत का कंबल सा बिछ गया हो। रेसिंग के लिए काफ़ी सख्त जमी हुई बर्फ़ की आवश्यकता होती है, इसलिए हमारा प्रशिक्षण रद्द कर दिया गया और ब्रैंडन, ब्रायन और मैंने एक सप्ताह के लिए, जिसे हम फ्री स्कीइंग कहते थे, सबजंद तफरीकाना स्कीइंग करते हुए घूमना और खूब मज़े करना और आनंद उठाने की तैयारी कर ली। इससे पहले उस महीने में ताहों के कई फुट हल्की एवं फूसीदार बर्फ़ का सामना किया था, जो कि कड़ाके की ठंडी हवा का परिणाम होती है। उस तूफान जिसने फरवरी के मध्य में आक्रमण किया अलग था। वह उष्ण था, मुश्किल से फ्रीजिंग बिंदु तक और शक्तिशाली, और जिसने छोड़ी 3 फुट की भारी और गीली बर्फ़। उस वक्त हमने इसके बारे में सोचा नहीं, पर फूसीदार बर्फ़ की सतह और उस पर भारी बर्फ़ की परत का मिश्रण किताबों में बखानी जाने वाली हिमखिलन की परिस्थितियाँ पैदा करता है। बर्फ़ की एक ऐसी सतह और उस पर बर्फ़ की भारी परत अविश्वसनीय रूप से नाजुक होती है और फिसलन की प्रवृत्ति रखती है। स्की रिज़ॉर्ट्स अपने ग्राहकों को हिमखिलन से बचाने के लिए अति खतरनाक ढलानों को बंद कर देते हैं और सुबह से ग्राहकों के आगमन से पहले देर रात में विस्फोटों के इस्तेमाल से जानबूझकर हिमस्खलन कर देते हैं। परंतु अगर आप सीमा से बाहर वर्जित रास्ता दर्शाती रस्सियों के नीचे से निषेध अछूत इलाकों में स्की करते हैं, तो रिज़ॉर्ट का सिस्टम आपके किसी काम नहीं आएगा। 21 फरवरी 2001 की सुबह को ब्रैंडन, ब्रायन और मैं सेक्वा वैली स्की टीम्स के लॉकर रूप में मिले, जैसे कि हमने पहले ही सैकड़े बार किया होगा। उस सुबह अपना घर छोड़ते समय ब्रायन के आखिरी शब्द थे, चिंता मत करो माँ, मैं सीमा से बाहर स्कीइंग नहीं करूँगा। पर जैसे ही हम अपनी स्कीज़ पहनकर बाहर हुए, हमने वही किया। सेक्वा वैली का पिछवाड़ा, जो अभी की कैटी 22 चेयरलिफ्ट के पीछे था, एक मील लंबा पहाड़ी फैलाव है जो कि सेक्वा वैली को हेल्पलाइन मेडोज स्की रिजॉर्ट से अलग करता है। ये बहुत ही उम्दा स्कीइंग है। धीव्र ढलान, खुला चौड़ा और एकदम लहरदार इलाका। 21 फरवरी से पहले मैंने शायद कुछ दर्जन बार स्कीइंग किया होगा। ये मेरे अक्सर जाने वाले स्थानों में से एक नहीं था, क्योंकि ये बहुत समय लेता है। ये आपको बैंक कंट्री सड़क पर ले जाकर छोड़ता है। यहाँ से फिर हम लॉकर रूम तक पैदल चलते हुए जाते थे। ब्रैंडन, ब्रायन और मैंने उस दिन सुबह वह स्की करने का निर्णय लिया। मुझे सीमा निषेध रस्सियों के नीचे से निकलने के चंद क्षणों में ही वह हिलखिलन में फंसना याद है। मैंने ऐसे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ये अविस्मरणीय है। मुझे ना तो फिसलन दिखी, ना मुझे कोई फिसलन की आवाज़ ही सुनाई दी। मैंने बस अचानक ये पाया कि मैं स्की अब ग्राउंड पर नहीं थी। मैं वास्तव में बर्फ़ के बादल में तैर रहा था। आप ऐसी अवस्था में निरंतर खोर बैठते हैं, क्योंकि बजाय इसके कि आप बर्फ़ को धकेलकर अपने स्कीज़ का कर्षण हासिल करें, बर्फ़ आपको धकेल रही होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना संतुलन बना रख सकते हैं कि आप सीधे खड़े रहें। हिमखिलन छोटा था और शीघ्र ही समाप्त हो गया। जब हम सड़क पर आए, मुझे अपना ये प्रश्न याद है, तुमने हिमखिलन देखा? ब्रैंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ हाँ, बड़ा मज़ेदार था। हमने इसके बाद अपने लॉकर रूम की ओर पैदल चलते हुए इस बारे में एक भी शब्द नहीं कहा। जब हम रेक्वा वापस आए तो ब्रैंडन और ब्रायन ने कहा कि वे पिछवाड़े में फिर से स्की करना चाहते हैं। ना जाने क्यों, पर मैं जाना नहीं चाहता था। पर मुझे एक विचार आया, ब्रैंडन और ब्रायन अगर पिछवाड़े में से स्की करने जाते हैं तो मैं आसपास गार में घूमता रहूँगा और उनके स्की के बाद अपनी कार में पिकअप करके लाऊंगा, ताकि उन्हें वापस आने में पैदल ना चलना पड़े। हम सब इस योजना पर सहमत हो गए और अपने अपने रास्ते निकल गए।
30 मिनट के बाद मैं बैंक कंट्री रोड पर ड्राइव करके पहुंचा, जहां मैंने ब्रैंडन और ब्रायन को योजना के अनुसार पिकअप करना था। वे दोनों वहां नहीं थे। मैंने हार मानने से पहले 30 मिनट इंतज़ार किया। स्की करके नीचे आने में 1 मिनट ही लगता है, तो मुझे बस पता चल गया कि वह नहीं आ रहे थे। मैंने ये निष्क्रिय निकाला कि उन्होंने मुझसे मजाक किया होगा और वे दोनों पैदल चलकर वापस आ चुके हैं। मैं कार से लौटकर लॉकर रूम आया, इस आशा के साथ कि वे दोनों वहीं मिलेंगे। वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। मैंने आसपास पूछा, किसी ने भी उन्हें नहीं देखा था। उस दिन बाद में 4 बजे के करीब ब्रायन की माँ ने मुझे मेरे घर पर फ़ोन किया। मुझे उनका एक एक शब्द याद है। हाय मॉर्गन, ब्रायन आज काम पर नहीं गया है। तुम्हें कुछ मालूम है कि वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें सच बता दिया। हमने आज सुबह KT-22 के पिछवाड़े में स्की की थी। ब्रायन और ब्रैंडन फिर से वहाँ स्की करने गए थे। मुझे उन दोनों को सड़क से पिकअप करना था, पर वे दोनों वहाँ नहीं थे और मैंने तब से उनको नहीं देखा है। हे भगवान, उन्होंने कहा और दूसरी ओर से फ़ोन को रखने की आवाज़। ब्रायन की माँ स्वयं स्की में माहिर थी। मुझे लगता है कि उस एक क्षण में वो दी गई जानकारी के मद्देनज़र रखकर ये समझ गई थी कि क्या हुआ होगा। मैं भी समझ गया था। घंटे पर घंटे बीतते गए और हर एक को चिंता होने लगी थी। आखिरकार किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया, यह सुझाव देते हुए कि ब्रायन और ब्रैंडन किसी पार्टी में निकल गए होंगे। मुझे पता था कि ऐसा नहीं है। उनके जूते यहीं पर हैं। मैंने लॉकर रूम के फर्श पर पड़े ब्रैंडन और ब्रायन के स्नीकर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसका मतलब ये हुआ कि उनके स्की बूट्स उनके पैरों में हैं और अब रात के 9 बज चुके हैं। ये भी तो सोचिए, रात के 9 बज चुके हैं और उनके पैरों में उनके स्की बूट्स पहने हुए हैं। ये वो पहला क्षण था जब सब इधर उधर देखने लगे और उनको ये लगा कि स्थिति वाकई में कितनी ख़राब थी। रात के 10 बजे के करीब मुझे सैक्वा वैली फायर डिपार्टमेंट में जाने को कहा गया, जहां मैं स्थानीय खोज और बचाव टीम से मिला। मैंने उन्हें सब बता दिया जो ब्रैंडन और ब्रायन और मैंने उस दिन किया। खोज टीम ने नक्शे के बड़े बड़े चित्र उपलब्ध किए जो किसी हेलीकॉप्टर से खींचे प्रतीत होते थे। मैंने उन्हें बताया कि ठीक वहाँ से हमने सीमा से बाहर इलाके में प्रवेश किया था। मैंने उन्हें सुबह वाले खाली छोटे हिमखिलन के बारे में भी बताया। जैसे ही मैंने उन्हें ये बताया, मैं राहतकर्ताओं के दिमाग में बिंदुओं को जोड़ते हुए देख सकता था। मुझे याद है कि जब मैंने अपना विवरण ख़त्म किया, राहत कर्मचारियों में से एक ने मेरी तरफ देखा और ठंडी आह भरी। अर्धरात्रि में खोज करने वाले कुत्तों की टोली और विशाल फ्लड लाइट्स लेकर राहतकर्ता ब्रैंडन और ब्रायन को खोजने के लिए निकल पड़े। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि जैसे ही वह सीमा पार के इलाके में घुसे, वहाँ जहाँ मैंने उन्हें बताया था हमने स्की किया था, उन्हें तभी हुए हिमखिलन द्वारा बनाए गए मलबे के निशान मिले थे। ये बहुत ही बड़ा था, जैसे कि आधा पहाड़ ही फोड़ दिया गया हो। उनमें से एक ने कहा। मैं आधी रात के करीब कार लेकर लॉकर रूम में पहुंचा। वैली में पार्किंग लाइटों में हज़ारें कार समा सकती थीं। इस समय तक यह लगभग खाली हो चुका था। सब लोग घर चले गए थे, केवल 2 कारों को छोड़कर जो एक दूसरे के अगल बगल में पार्क थीं, ब्रैंडन की जीप और ब्रायन की पिकअप शेवरलेट। मैंने लॉकर रूम में एक बेंच पर सोने की कोशिश की और लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद नहीं कर पाया। मुझे याद है कि उस वक्त मैं क्या सोच रहा था कि ब्रैंडन और ब्रायन दरवाजे से भागते हुए अंदर आएंगे और फिर हम उनको ढूंढने के लिए पुलिस बुलाने वाली बात पर कितना हंसेंगे। सुबह के 9 बजे तक लॉकर रूम स्की रेसर्स, उनके माता पिता, दोस्त और परिवार से खचाखच भर गया था और सब मदद करने के लिए तत्पर थे। यह तहकीकात के लिए एक स्टेजिंग क्षेत्र बन गया था। मैं बेंच पर लेट गया था और आखिर मुझे नींद आ गई। कुछ मिनटों के बाद मैंने चीखने, चिल्लाने और शोर शराबे की आवाज़ सुनी। मैं जान गया था कि क्या हुआ था। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। मैं लॉकर रूम में दूसरी मंजिल पर गया, जहां मैंने ब्रायन की मां को
एक काउच पर देखा। ये उनकी चीख थी। मैंने रोते हुए उनसे कहा, मुझे बहुत अफसोस है। उस क्षण के विवरण करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं पता था कि मैंने उनको तब क्या बोलता। मुझे नहीं पता अब मैं क्या बोलूं। खोज करने वाले कुत्ते हिमखिलन क्षेत्र में एक जगह पर रुक गए थे, जहां पर जांच पड़ताल करने वाले राहतकर्ता कार्यकर्ताओं ने ब्रैंडन और ब्रायन को 6 फीट बर्फ के नीचे दबा पाया था। उन दोनों का जन्म एक दिन छोड़कर हुआ था और उनकी मृत्यु एक दूसरे से 10 फीट की दूरी पर। उस दिन के बाद मैं अपने पिता को उनके कार्यस्थल पर मिलने गया। मैं अपने परिवार के साथ होना चाहता था। वह मुझे पार्किंग क्षेत्र में मिले और बोले, मुझे तुमसे मिलकर इतनी खुशी पहले कभी नहीं हुई। मेरे जीवन का वह वही समय था जब मैंने रोते हुए उन्हें देखा था। उस क्षण तक मुझे यह एहसास नहीं हुआ था कि मैं उस मनहूस घड़ी वाले दिन ब्रैंडन और ब्रायन के साथ स्की करने जाने में कितना करीब था। उस दिन तब मैं हैरान होकर यह सोचने लगा, मैं उनके साथ उस दिन सुबह पिछवाड़े में स्की करने क्यों नहीं किया और फिर बाद में दोबारा जाने से मना क्यों कर दिया। एक ऐसा निर्णय जिसने समझो कि लगभग निश्चित रूप से मेरी जान बचा ली थी। मैंने इसके बारे में लाखों बार सोचा। मुझे पता नहीं है इस बारे में क्या उत्तर दूं। मैंने ना तो इसको गहराई से सोचा, ना ही मैंने खतरे का अंदाज़ा लगाया। मैंने किसी विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली, ना ही मैंने इसके फायदे और नुकसान को तोलकर देखा। यह पूर्णतः एक संयोग था, एकदम संयोगिक और अचेत, भाग्य का एक बिना सोचा समझा सा मोड़, जो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन गया था। उन सब सोचे समझे निर्णयों में से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैंने आज तक लिए हैं, जो आगे कभी भी लूँगा। यह तो मेरी व्यक्तिगत कहानी है और हो सकता है आप भी अपने जीवन से संबंधित ऐसी ही कहानी हो। और अगर देखा जाए, मुझे लगता है कि ज़्यादा इतिहास ऐसा ही है। आइए मैं आपको 3 ऐसे विचित्र उदाहरण देता हूँ जो ये दर्शाते हैं कि यह विश्व कितना ज़्यादा उन छोटी चीज़ों पर निर्भर करता है जिनके बारे में आप कभी सोचेंगे भी नहीं। लॉन्ग आइलैंड का युद्ध जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना के लिए एक त्रासदी था। उनके 10,000 सैनिकों का सैन्य दस्ता ब्रिटिश और उनके 400 जहाज़ों के बेड़े द्वारा कुचल दिया गया था। पर स्थिति इससे भी कई बदतर हो सकती थी। यह क्रांतिकारी युद्ध का अंत भी हो सकता था। ब्रिटिश को बस इतना ही तो करना था कि ईस्ट नदी पर हेवन करके जाते और वॉशिंगटन के विषम परिस्थिति में जकड़े हुए सैनिकों का नामो निशान मिट जाता। पर यह नहीं हो सका क्योंकि हवा सही दिशा में नहीं चल रही थी और नदी का खेवन करके जाना असंभव था। इतिहासकार डेविड मैकुला ने एक बार साक्षात्कार चार्ली रोज से कहा था, अगर अगस्त 28, 1776 को रात को हवा किसी और दिशा से बह रही होती तो मेरा विचार से ये सब कभी का ख़त्म हो गया होता। रोज ने पूछा, क्या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की उत्पत्ति ही नहीं होती? मैकुला ने कहा, मुझे नहीं लगता कि होती। रोज ने कहा, बस हवा मात्र की दिशा की वजह से इतिहास बदल गया? मैकुला ने कहा, हाँ बिल्कुल। पैसे बचाने को मजबूर कप्तान विलियम टर्नर ने न्यूयॉर्क से लिवरपूल के रास्ते के लिए अपने विशाल जहाज़ के चौथे बॉयलर रूम को बंद कर दिया। इस निर्णय ने जहाज़ की यात्रा को एक दिन से धीमा कर दिया, जो एक दिक्कत तो थी, पर फिर भी पैसे बचाने के नज़रिए से ये बहुत अच्छा निर्णय था, क्योंकि जहाज़ यात्री उद्योग आर्थिक तौर पर संघर्ष कर रहा था। किसी को या टर्नर को क्या पता था कि यह निर्णय इतना प्राणघातक साबित होगा। देरी का मतलब था टर्नर का जहाज़ लुसिटानिया अब सीधा जर्मन सबमरीन के रास्ते में खेवन करेगा। लुसिटानिया पर एक टारटीपो द्वारा प्रहार किया गया, 1200 यात्री मर गए और ये अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश के लिए मांगे जाने वाले जनता के समर्थन का सबसे महत्वपूर्ण कारण बना। अगर चौथा बॉयलर चल रहा होता तो टर्नर जर्मन सबमरीन के सेलेक्टिव समुद्र में, जहां के लुसिटानिया एक दूसरे के रास्ते में थे, प्रवेश करने में एक दिन पहले लिवरपूल पहुंच जाते। जहाज़ शायद प्रहार से बच जाता, एक देश युद्ध से बच जाता, जिसने भी 20वीं शताब्दी के बाकी काल में होने वाली घटनाओं के बीज बोए। जेप्सी झिंगारा बहुत ही छोटा, ले देकर 5 फुट लंबा था। वह 1933 में मियामी राजनीतिक रैली के बाहर एक कुर्सी पर खड़ा था, क्योंकि ये ही तरीका था जिससे वह अपनी बंदूक का निशाना भीड़ की ओर रख सकता था। झिंगारा ने 5 गोलियां छोड़ी।
उनमें से एक शिकागो के मेयर एंटोन सरमाक को जा लगी, जो कि उस समय जेप्सी के नियत निशाने फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट से हाथ मिला रहे थे। सरमाक की मृत्यु हो गई और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जो कि जेप्सी का नियत निशाना थे, 2 सप्ताह के बाद राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाई गई। और राष्ट्रपति बनने के कुछ महीने के अंदर ही रूजवेल्ट ने न्यू डील के अंतर्गत अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कायापलट कर दी। जॉन नैन्स गार्नर, जो कि राष्ट्रपति बनते अगर झंगारा ने अपने निशाना न चूका होता, न्यू डील के अधिकांश घाटे वाले खर्चे का विरोध किया। जो यकीन से कहा जा सकता है कि ऐसी बहुत सी नीतियां को लागू ना होने दिया होता जो कि आज से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। आप ये खेल पूरा दिन खेल सकते हैं। हर बड़ी कहानी कुछ अलग रूप लेती है अगर कुछ छोटी अस्तित्वहीन लगने वाली चीज़ें किसी और दिशा में करवट लेती। विश्व किस हद तक कर अनिश्चितता के धागे पर लटका है। इतिहास को पढ़ने की एक बड़ी विडंबना ये है कि हमें ज़्यादातर हर कहानी का अंत तो मालूम होता है, पर हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता कि वास्तव में शुरू कहाँ से हुई थी। ये उदाहरण देखिए, 2004 का वित्तीय संकट की वजह क्या थी। तो इसके लिए आपको मॉर्गेज रहन बाजार को समझना होगा। मॉर्गेज बाजार को किस चीज़ ने प्रभावित किया, तो आपको 10 वर्ष से गिरती आ रही ब्याज की दरों को समझना होगा और ये समझना होगा कि किस प्रकार ब्याज दरों की इस प्रवृत्ति का प्रभाव मॉर्गेज बाजार पर पड़ा। ब्याज दरों की गिरावट की वजह क्या थी, तो आपको 1970 की मुद्रास्फीति की दरों पर ध्यान देना होगा। और मुद्रास्फीति का कारण क्या है, तो आपको 1970 की मुद्रा प्रणाली को समझना होगा और वियतनाम युद्ध के हैंगओवर प्रभाव को समझना होगा। वियतनाम युद्ध किस वजह से हुआ, तो फिर आपको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पैदा होने वाले पश्चिम के देशों में साम्यवाद के डर को समझना होगा। वर्तमान में चल रही हर घटना, छोटी हो या बड़ी, के माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी, भाई बहन, चचेरे मसेरे भाई बहन होते हैं। फैमिली ट्री को नज़रअंदाज करना आपके भीतर इस बारे में कि कुछ चीज़ें क्यों हुई, ये कितनी देर तक चल सकती हैं और ये कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनके अंतर्गत ये पुण्य उत्पन्न हो सकती हैं। एक झूठी धारणा जन्म देकर आपकी घटना के प्रति समझ को धुंधला कर सकता है। घटनाओं को उनके लंबी जड़ों को जाने बिना एक पृथक इकाई के रूप में देखना ये स्पष्ट करता है कि पुनर्नुमान लगाना कितना मुश्किल क्यों है, राजनीति इतनी बुरी क्यों है। लोगों को ये कहना अच्छा लगता है ये जानने के लिए कि हमें कहाँ जाना है, हमें ये जानना होगा कि हम कहाँ थे। पर उससे ज़्यादा ये मान लेना उचित होगा कि अगर आपको ये पता है कि हम कहाँ थे, तो आपको ये एहसास होगा कि वास्तव में हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। घटनाएं अगाध तरीके से एक दूसरे के साथ कंपाउंड होती रहती हैं। इस विषय में जो इस कदर संजोग और घटना के प्रति संवेदनशील है, मैं 2 चीज़ें हमेशा अपने जहन में रखने की कोशिश करता हूँ। उनमें से एक इस पुस्तक के मूल प्रस्तावना को उजागर करती है कि पुनर्अनुमानों का आधार कोई विशेष घटना ना होकर लोग व्यवहार कैसे करते हैं, इस आधार पर होना चाहिए। ये पुनर्अनुमान लगाना असंभव है कि आज से 50 वर्ष के बाद विश्व कैसा दिखेगा, पर यह पुनर्अनुमान लगाना कि लोग आज भी लालच, डर, अवसर, शोषण, जोखिम, अनिश्चितता, राजनीतिक संबंधों और सामाजिक दबाव के प्रति वही प्रतिक्रिया करेंगे जो कि अरसों से करते आ रहे हैं, एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको अपने जहन में रखना होगा। घटनाओं की भविष्यवाणी करना कठिन है क्योंकि ये प्रश्न को भूल जाना आसान है कि फिर क्या। ये कहना कि गैस की कीमतों का बढ़ने की वजह से लोग ड्राइव कम करेंगे तर्कसंगत लगता है, पर फिर क्या। पर लोगों को ड्राइव तो करना ही है, तो हो सकता है कि अब वह उन वाहनों के बारे में सोचें जो अधिक ईंधन सक्षम हैं। वो राजनेताओं को शिकायत करेंगे जो कि उन्हें नए वाहन खरीदने पर टैक्स ब्रेक देंगे। OPES को ज़्यादा डिलीवरी करने को और एनर्जी के क्षेत्र में उद्योगकर्ताओं को ज़्यादा नवपरिवर्तन को कहा जाएगा। और तेल उद्योग को अपने व्यापार की गति की 2 अवस्थाएं मालूम हैं, तेज़ी और मंदी। इसलिए शायद हम ज़्यादा पंप करेंगे और कीमतों में गिरावट होगी, और ये तब जब लोगों के पास अधिक ईंधन सक्षम वाहन हैं।
तो हो सकता है कि उपनगर ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएं और लोग पहले से भी ज़्यादा ड्राइव करने लगें, तो किसी को कुछ पता नहीं। हर एक घटना अपने उत्तराधिकारी पैदा करती है जो कि विश्व को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं और पुनर्अनुमान लगाना और कठिन होता जाता है। भूतकाल में घटनाओं को जोड़कर बनाए गए पुनर्अनुमानों की मूर्खता से हमारे आने वाले समय को लेकर भविष्यवाणी करने का आत्मविश्वास ढीला होना चाहिए। और एक चीज़ जो हमारे जहन में रहनी चाहिए कि हमारी कल्पना का क्षेत्र वृद्ध होना चाहिए। जैसे विश्व आज कैसा भी दिखे और आज चाहे कोई चीज़ कितनी भी स्पष्ट दिखे, हर चीज़ कल बदले जाने की क्षमता रखती है, क्योंकि ऐसी कोई दुर्घटना हो सकती है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। घटनाएं चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कंपाउंड होती हैं और कंपाउंड का ये मूल सिद्धांत है कि हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि एक चीज़ दूसरी छोटी चीज़ से कितनी बड़ी हो सकती है। अब आइए मैं आपको एक पुरानी कहानी बताता हूँ जो ये दर्शाती है कि कितनी आसानी से जोखिम को अनदेखा किया जा सकता है। दोस्तों, ये ऑडियो बुक सेम एज़ एवर पार्ट्स में आएगी, जिनको मैं हफ्ते में टाइम से अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको ये नहीं पसंद आई तो प्लीज़ आप सुझाव देकर मुझे बता सकते हैं कि मुझे कहाँ ठीक करना चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।